I am from group 5 and roll number 2 and my topic of discussion is scalar product. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेन टॉपिक में जाने से पहले हम वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन को पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास तीन किस्म की टाइप्स हैं, ठीक है, वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन की। सबसे पहले हम एक स्केलर लेते हैं और एक वेक्टर लेते हैं, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। दूसरे टाइप के अंदर हम दो वेक्टर्स लेते हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं और हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो एक स्केलर आता है। तीसरी टाइप के अंदर हम दो वेक्टर लेते हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास रिजल्ट एक वेक्टर आता है। तो हम पहले इनकी एग्जांपल्स को भी स्टडी कर लेते हैं। तो हमारे पास एक वेक्टर लिया ए और उसका हमने लिया 2i माइनस जे प्लस के। ये हमने एक वेक्टर लिया है। अब हम स्केलर कोई भी ले सकते हैं, 3 4 5 कोई भी हम रियल नंबर ले सकते हैं। तो हमने 3 को जो वेक्टर ए से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास इंडिविजुअल कंपोनेंट पे 3 को हमने मल्टीप्लाई करा दिया है। हमारे पास फिर आंसर है 6i माइनस 3j प्लस 3k। ठीक है, अब ये टाइप हमने वैसे मतलब जनरल बताई है। हमारा जो मेन फोकस है स्केलर और वेक्टर के ऊपर फोकस है हमारा। तो अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। दो वेक्टर्स कंसीडर किए हैं 2i माइनस जे प्लस के और दूसरा वेक्टर हमने लिया है 3i प्लस 4j प्लस 2k। दो वेक्टर्स लिए हैं। अगर हम इन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराते हैं और हमारे पास जो रिजल्ट आता है, आउटपुट आता है, स्केलर आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट आता है। क्योंकि हमने जो दो वेक्टर्स के दरमियान जो मल्टीप्लिकेशन शो कराई है वो डॉट से कराई है, तो हम इसको दूसरा नाम दे सकते हैं डॉट प्रोडक्ट का। और उसके बाद जो तीसरी जो टाइप है उसमें दो वेक्टर्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन कराई है, उनके पास एक वेक्टर जो आउटपुट आया वेक्टर आई है, तो हमारे कह सकते हैं कि ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है। और इन दोनों की जो वेक्टर्स की जो मल्टीप्लिकेशन शो कराई है एक क्रॉस से कराई है, तो हम कह सकते हैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। अभी हमने एक बेसिक जनरल इंट्रोडक्शन दिया है। अब हम इसकी जो मेन टाइप है, हमने जो स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन कराना है उसकी तरफ आते हैं। ठीक है, छोड़िए सही से स्क्रीन। अच्छा, तो स्केलर प्रोडक्ट है बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स को हम किस तरीके से डिफाइन करा सकते हैं। a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो इसमें जो a और b हैं ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। a और b ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर a और b की। और जिसमें जो थीटा है ये इन दोनों के दरमियान जो वेक्टर्स हैं उन दोनों के दरमियान एंगल को रिप्रेजेंट करता है। अब हम देख सकते हैं कि जो थीटा है उसकी रेंज क्या है। थीटा की हम रेंज लेते हैं 0 से पाई, मतलब 0 से 180 डिग्री। अब हमने 0 से 180 डिग्री क्यों लिया है, इधर भी नीचे एक इंपॉर्टेंट नोट। ठीक है, अगर हम लेट्स सपोज एक पॉइंट लेते हैं, कोई भी प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट लेते हैं, हमारे पास एंगल 0 डिग्री आता है। ठीक है, और अगर हम लेट्स सपोज दो परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज अभी जो मैं नीचे डायग्राम बनाई हुई है cos थीटा के जो नीचे जो डायग्राम बनाई हुई है a और b और ये bx by जो कोऑफिशिएंट वाली डायग्राम है, इसमें हम a वेक्टर लिया है और दूसरा हम लेट्स सपोज by को हम कंसीडर करते हैं। इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना। तो ये दो परपेंडिकुलर लाइन है, इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री बन रहा है। अगर हम एक लेट्स सपोज स्ट्रेट लाइन लेते हैं, जैसे a जो वेक्टर आपको एक्स एक्सिस के अंदर शो हुआ है, इसको हम लोग एक्सटेंड करके नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लेट्स सपोज लेकर जाते हैं, हमारे पास एंगल कितना है 180 डिग्री। ठीक है, तो हमने मतलब इस केस के अंदर इसलिए हम लोग 180 थीटा को 0 से 180 डिग्री के दरमियान हम लोग रेंज लेते हैं, क्योंकि अगर हम लोग 70 360 नेक्स्ट जाएंगे तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन ही आएगी। ठीक है, और दूसरी जो बात है हमारे पास जो थीटा है वो हमने स्मॉलेस्ट एंगल लेना है। स्मॉलेस्ट एंगल मतलब ए और बी के दरमियान जो थीटा है ना, अगर हम लोग एक लार्ज एंगल लेते हैं, बी से ए एंटी क्लॉकवाइज में जाते हैं, तो हमारे पास 360 माइनस थीटा आता है। ठीक है, तो हमने 360 माइनस थीटा वाला नहीं लेना, छोटा एंगल लेना है जो ए और बी के दरमियान है। ठीक है, उसके बाद हमने वाई मतलब कॉस थीटा क्यों यूज किया, हम साइन भी या कोई और चीज क्यों नहीं यूज कर सकते थे जो ट्रिग्नोमेट्री में होती है। कॉस थीटा इसलिए यूज किया है क्योंकि हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट बेसिकली दो चीजें मैटर करती हैं। एक वेक्टर हम लेते हैं उसका मैग्नीट्यूड, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जैसे हमारे पास फर्स्ट वेक्टर इसमें हमने एक कंसीडर किया है। ठीक है, दूसरा वेक्टर हमने वो लेना है जिसका हमने कंपोनेंट सेकंड वेक्टर का लेट्स सपोज कंपोनेंट लिया है, ऐसा कंपोनेंट जो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट वेक्टर ए था, ए का मैग्नीट्यूड ए आ गया। जो सेकंड वेक्टर है बी, उसका वो कंपोनेंट जो वेक्टर ए की डायरेक्शन में है वो बी एक्स है। बी को हमने इधर दो कंपोनेंट में डिवाइड किया है, बी वाई बी एक्स, और वो कंपोनेंट जो ए की डायरेक्शन के अंदर है वो बी एक्स है। ठीक है, तो हमने सिंपली ए बी एक्स लिख दिया, और हमें पता है कि जो वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट होता है उसे हम cos थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वाई कंपोनेंट होता है उसे sin थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे भी cos थीटा लिख दिया और सिंपली हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ गया है। ठीक है, अब ने हमने सिंपली इसको देख लिया। अब इसकी जो प्रैक्टिकल हम लाइफ में हम एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, जो रियल लाइफ में एग्जांपल्स हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है। तो हम देख सकते हैं इधर लिखा हुआ है कि वर्क डन, मतलब वर्क किसको शो करता है, दो वेक्टर्स हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो वेक्टर्स हैं, और हमारे पास जो आउटपुट आता है, रिजल्ट आता है, वो वर्क आता है जो एक स्केलर क्वांटिटी है। और क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है तो इसकी जो वेक्टर्स एफ और डी है इनके दरमियान हमने मल्टीप्लिकेशन को डॉट प्रोडक्ट से शो कराया है। और हमारे पास जो दूसरी एग्जांपल है वो पावर की है। पावर
आपको हमने दो वेक्टर्स कौन से लिए हैं, फोर्स और वेलोसिटी लिए है, इन दोनों का हमने कराया तो हमारे पास पावर एक स्केलर क्वांटिटी आती है। दूसरी तीसरी और चौथी जो एग्जांपल है, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ है। ठीक है, हमने कौन से दो वेक्टर्स लिए हैं, हमने लिया है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया को हमने दोनों को मल्टीप्लाई कराया, हमारे पास जो आया रिजल्ट वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया। और फिर चौथी जो एग्जांपल है, हमने मैग्नेटिक फ्लक्स किया है और इसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और वेक्टर एरिया को मल्टीप्लाई कराया, हमारे पास रिजल्ट जो है स्केलर आता है जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, हमने जो लाइफ एग्जांपल्स भी देख लिया जो हमारे पास यूज होती हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है। अब हमने इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर या प्रॉपर्टी जो भी हम कह सकते हैं उसके ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक आपने पहले पढ़ा होगा, वैसे एफएससी में भी ये टॉपिक था, लेकिन मैं आपको बेसिकली एक गो थ्रू करा रही हूँ, आपको रिवीजन करा रही हूँ। ठीक है, तो इसमें जो है पहले आपने ये भी पढ़ा होगा रियल नंबर से केस में भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई की जा सकती है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, जो भी प्रॉपर्टीज हैं। अब इनको हमने वेक्टर के केस में अप्लाई कराना है। ठीक है, हमने पहले लेना है दो वेक्टर्स ए और बी है, इनका डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा है। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, और इसको हमने एक डायग्राम नीचे बनाई हुई है, उसके जरिए भी मैं आपको एक्सप्लेन कराती हूँ कि कैसे। ए वेक्टर ए लिया है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, और बी है ये एक्स वाई के दरमियान कहीं वेक्टर है। ठीक है, बी। अब हमने जो ए वेक्टर ए लिया है, ए और दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट जो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में हो, मतलब बी कॉस थीटा, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं ए और ब्रैकेट के अंदर बी कॉस थीटा। तो ये फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन, हमारे पास दो वेक्टर्स दिए हैं। ठीक है, अब इनकी पोजीशन को चेंज किया है, पहले वेक्टर बी लिखा है, फिर वेक्टर ए लिखा है। ठीक है, अगर हमने दो वेक्टर्स की पोजीशन को चेंज किया, जाहिर सी बात है जो इनके मैग्नीट्यूड्स हैं इनकी पोजीशन भी चेंज हो जाएंगी। मैग्नीट्यूड की पोजीशन को चेंज कर लिया, अब हम देख सकते हैं कि जो थीटा है ये भी इसको नेगेटिव मानना चाहिए था, लेकिन हमें पता है कि कॉस जो है वो नेगेटिव साइन को ऑब्जर्व करा लेता है, तो हमारे पास जो है कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही आ जाएगा, तो हमारे पास कोई चेंज नहीं आएगी। तो हम देख सकते हैं ए बी और बी है जो सिंबल है, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मैग्नीट्यूड मतलब सिंपली जो स्केलर होता है 1 2 3, मतलब कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं 3 × 2 6 आता है, 2 × 3 करें वही रिजल्ट आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग इसको बी ए कॉस थीटा जो लिखा हुआ है सेकंड इक्वेशन के अंदर, थर्ड इक्वेशन के अंदर इसको ए बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 दोनों इक्वल प्रूव हो चुकी है। और अब जो दूसरी डायग्राम है इसको भी मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। दो दो सेकंड डायग्राम हमने बनाई हुई है जो सेकंड इक्वेशन से है। इसमें सिंपली हमने जो वेक्टर फर्स्ट वेक्टर इसमें बी कंसीडर किया है। ठीक है, वेक्टर बी कंसीडर किया है, और जो सेकंड वेक्टर है हमने ए कंसीडर किया, बी कंसीडर किया, सेकंड वेक्टर ए कंसीडर किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है जो बी है, और दूसरा वेक्टर जो है ए है उसका कंपोनेंट जो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में हो, मतलब ए कॉस थीटा। तो इसलिए हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है वो बी ए कॉस थीटा आ जाती है। तो हमने सिंपली इसको डिस्क्राइब कर दिया डायग्राम की सूरत में भी। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इसकी परपेंडिकुलर वेक्टर्स, मतलब हमने दो वेक्टर्स ऐसे लेने जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ऑर्थोगोनल हो, कोई भी हम मतलब कह सकते हैं, जिनके दरमियान एंगल बेसिकली 90 डिग्री होना चाहिए। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, स्केलर प्रोडक्ट 0 आएगा। अब इसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में भी देख लेते हैं कि जो हमारे पास फॉर्मूला था ए डॉट बी का, ए बी कॉस थीटा, तो हमने सिंपली एंगल 90 डिग्री पुट कर दिया है, और कॉस 90 0 होता है, हमारे पास जो रिजल्ट है 0 आ गया। इसमें जो एक चीज हमने वो देखनी है कि ए और बी जो है इसमें जो मैग्नीट्यूड को शो कर रहे हैं ये हमारे पास 0 नहीं है। ठीक है, हमारे पास जो रिजल्ट 0 है वो cos 90 जो है उसके 0 की वजह से हमारे पास रिजल्ट आया, क्योंकि ए और बी यहाँ पे यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमें पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं सिर्फ cos 90 की वजह से 0 है, ए और बी की वजह से 0 नहीं आया। और ये डायग्राम भी आप देख सकते हैं, ए और बी वेक्टर है, इन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद हम यूनिट वेक्टर रिलेशंस की तरफ जाते हैं। हमने यूनिट वेक्टर्स रिलेशन मतलब तीन वेक्टर्स पढ़े होंगे, आई जे के, जो कि एक्स वाई जेड की जो डायरेक्शंस हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। हमें पता है कि आई जे के ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। आई जे है तो इसका मतलब इन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, और आई जे दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और सिंपली हमारे पास cos 90 0 आ गया, और ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास 0 आ जाता है। इस तरह आई जे जिस तरह हमने प्रूफ किया, इस तरह जे के आई के केस में भी 0 0 हमारे पास रिजल्ट आ जाते हैं। ठीक है, अब हम सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट मतलब एक वेक्टर लेते हैं उसका उसी वेक्टर से प्रोडक्ट लेते हैं। इसको हम किस तरीके से शो कर सकते हैं, लेट्स ऊपर वाली जो परपेंडिकुलर वेक्टर वाली डायग्राम थी, आप उसमें बी को एक्सक्लूड कर दें एक मिनट के लिए, और ए वेक्टर को सिर्फ सपोज करें, उसके ऊपर एक और वेक्टर बना दें, एक और ए वेक्टर बना दें, तो दोनों के दरमियान एंगल कितना आएगा, जाहिर सी बात है 0 आएगा। ए वेक्टर को अगर उसके ऊपर एक और वेक्टर बना दें तो दोनों के दरमियान 0 एंगल आएगा, तो इससे cos 0 हमारे पास 1 आ जाता है। और यहाँ पे जो ए हमने रिप्रेजेंट किया है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, सिर्फ यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, इसलिए हमारे इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं ले सकते। हमारे पास ये ए है, ये ए स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक और चीज भी ले सकते हैं कि जो हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इन द टर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, हम इन दोनों का अंडर रूट मतलब स्क्वायर रूट ले लेंगे। ए स्क्वायर है इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा लें, और जो वेक्टर ए है डॉट वेक्टर ए इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा लें।
तो हमारे पास स्क्वायर रूट अंडर रूट से कैंसिल, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। ठीक है, ये आपके एमसीक्यूज वगैरह में पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है, इन द केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स, अगर हम आई आई दो वेक्टर्स लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, आई आई दोनों यूनिट वेक्टर्स मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा, और हमारे पास आई आई दोनों सेम वेक्टर्स हैं, तो इसमें हम लोग थीटा जो है 0 लेंगे। सिंपली 1 1 1 इज इक्वल टू, हमारे तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आंसर आ जाएगा। इस तरह जे जे के ये भी हमारे पास दो यूनिट वेक्टर्स हैं, तो हम लोग मतलब इनका भी सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं। तो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट इसकी इक्वेशन भी आ गई है। हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी ये जो मेरे हिस्से में है वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन क्या होती है बेसिकली, मतलब ए वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर साया, और इसमें हमेशा दो वेक्टर कंसीडर करते हैं। तो आप ये कर सकते हैं प्रोजेक्शन बी वेक्टर की ए वेक्टर के अलोंग, ए वेक्टर की बी वेक्टर के अलोंग। तो हम प्रोजेक्शन में ये करते हैं कि जो वेक्टर जिसके वेक्टर अलोंग ले रहे होते हैं, अलोंग ए, तो हम लोग उसका मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में लिखते हैं। अलोंग बी ले रहे हैं तो बी का मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो सिंपली जो हमें फॉर्मूला पढ़ा था ए डॉट बी वेक्टर का इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो उसमें ए को हमने मतलब लेफ्ट साइड के ऊपर डिनोमिनेटर में लेकर आ गए हैं। ठीक है, और सिंपली प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, बी के अलोंग ले रहे हैं तो बी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड। तो सिंपली हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी हमने पहले पढ़ी थी, एक इनइक्वालिटी पढ़ी थी रियल नंबर वगैरह के केस के अंदर, कि x प्लस वाई का अगर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, या फिर इससे पहले भी कह सकते हैं लेस देन इक्वल टू एक्स का मैग्नीट्यूड प्लस वाई का मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, अब इसको हम वेक्टर के ऊपर किस तरीके से अप्लाई करा सकते हैं, और क्या ये वेक्टर के केस में भी होल्ड करती है, तो इसमें हम लोग इसको देखना है। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि जैसे कि एक्स का मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो लेट्स सपोज हम कंसीडर करते हैं 2। इसको हम लोग एक और तरीके से देख सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म होती है तो प्लस माइनस आ जाता है साइन। ठीक है, प्लस माइनस 2 आ गया, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2 को हम लोग इनइक्वालिटी के केस में लिखे तो हम किस तरह लिखेंगे, रेंज होगी -2 के दरमियान, x जो है -2 से बड़ा है मतलब, और जो है 2 है उससे मतलब छोटा है। तो इनइक्वालिटी के केस में हमारे पास क्या इक्वेशन है कि -2 लेस देन इक्वल टू एक्स और ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसी तरह हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री है कॉस थीटा, उसी केस में हम लोग में पता है रेंज होती है -1 और 1 के दरमियान। ठीक है, -1 लेस देन इक्वल टू कॉस थीटा और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और इसको हमने जो एब्सोल्यूट वैल्यू लगाई है कॉस थीटा की लेस देन इक्वल टू 1, इस तरह भी लिख सकते हैं। सिंपली हमने जो है अब ए बी का जो फार्मूला पढ़ा था, डॉट प्रोडक्ट का जो मेन फार्मूला था ए डॉट बी मतलब वेक्टर ए डॉट बी और इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, इसमें हम दोनों की साइड पे मैग्नीट्यूड ले लेते हैं क्योंकि हमने इनइक्वालिटी प्रूफ करानी है ना। तो उसके बाद हमने सिंपली हमारे पास ए डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ होल मतलब ए बी कॉस थीटा। अब हमें इंडिविजुअल ले लेते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड। कॉस थीटा का अभी हमने प्रूफ कराया, कॉस थीटा जो होता है इसका मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तो हमने कॉस थीटा की जगह 1 लिख दिया। तो यहाँ पे इक्वालिटी जो है, जो इक्वल का साइन था वो लेस देन इक्वल टू में चेंज हो गया। सिंपली हमारे पास फिर आंसर हमारे पास मतलब वेक्टर ए का वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू वेक्टर ए वेक्टर बी, तो हमारे पास ये प्रूफ हो चुका है। अब हमारे पास पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, इसमें हमने लेना है वेक्टर ए और बी दोनों, मतलब अभी डायग्राम जो नीचे ग्रीन मार्कर से शो कराई हुई है, दोनों ए और बी दोनों एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर है ना, तो इन दोनों के दरमियान एंगल है 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब cos 0 ले लेंगे, सिंपली cos 0 हमें पता है 1 होता है, और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ए और बी मतलब दोनों मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली क्या होता है, पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू होती है स्केलर प्रोडक्ट की। ठीक है, और दूसरे केस के अंदर हमने एंटी पैरेलल लेना है। एंटी पैरेलल में हमने डायग्राम में शो कराया हुआ है ए वेक्टर को एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में और बी को हमने मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस में, दोनों कहेंगे दोनों के दरमियान एंगल 180 डिग्री बन रहा है। cos 180 में पता है -1 होता है, और सिंपली हमारे पास -a भी आ गया, और ये क्या होती है, नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू होती है स्केलर प्रोडक्ट की।